दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 22। एक भव्य ड्राइंग रूम, चारों ओर महंगे शोपीस, झूमर और हल्की जैज म्यूजिक की धुन। नौकरानी सोफे पर ताज़ा फूलों का गुलदस्ता सजा रही है। एक औरत सिल्क की डिज़ाइनर साड़ी में अपने लंबे बालों को संवारती हुई आईने के सामने खड़ी है। हाथ में मोबाइल, किटी पार्टी की एक और योजना बन रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। युवराज अंदर आता है, ब्लैक डेनिम, कैजुअल जैकेट, चेहरे पे थोड़ा तनाव लेकिन चाल में वही लापरवाह ठाठ। वो औरत मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए बोली, अरे वाह, हमारा नवाब बेटा आज मॉम को याद कर ही लिया। युवी सिर झुकाए बिना सीधा टोन में बोला, याद नहीं किया, जरूरत पड़ी। वो धीमे स्वर में मुस्कुराकर बोली, इतने दिन बाद आए हो, आओ अपनी मॉम के पास बैठो। युवराज थोड़ा चिढ़कर लेकिन कंट्रोल करते हुए बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे मिस्टर ठाकुर की एक हेल्प चाहिए। वो औरत प्यार से मुस्कुराकर बोली, युवी, तुम्हारे डैड यूरोप गए हुए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। तुम्हें पहले बैठो तो, क्या बात है मुझे बताओ। वो सोफे पर बैठ जाती हैं। युवी दूसरी तरफ बैठता है लेकिन दूरी बनाए रखता है। वो धीरे से बोली, कॉफ़ी बनवाऊं तुम्हारे लिए, वही हेज़लनट वाला जो तुम्हें सुबह सुबह चाहिए होता था। युवी उसकी ओर देखकर तंज भरी हंसी के साथ बोला, फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस ठाकुर, मुझे बस एक हेल्प चाहिए थी, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। बेटा, अपने मॉम डैड से इतनी भी नाराज़गी मत रखो, वी लव्स यू अ लॉट बेटा। वो औरत बोली। तभी युवी तलखी भरे लहजे में बोला, मॉम डैड, आर यू सीरियस? जब मुझे आप दोनों की ज़रूरत थी तब तो आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। ये दौलत, ऐशो आराम और काम, इन सब से आपको फुर्सत मिले तब तो आप दोनों को याद रहता कि आपका एक बेटा भी है जिसे अपने मॉम डैड की ज़रूरत है। आइंदा से मेरे सामने ये कभी मत बोलना, मिसेस इशिका सिंह ठाकुर। वो औरत यानी कि इशिका उसकी ओर देखने लगती है। युवी? वो हैरानी से बोली, प्लीज़, मैं यहाँ कोई ड्रामा करने नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि एसके ग्रुप के म्यूजिक विंग से निकाल दिया गया मुझे। आपकी उस नामचीन दोस्त के कहने पर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ख़त्म हो गया। युवी बोला। उसकी बात सुनकर इशिका हैरानी से बोली, तुम्हें पता था? आपको क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? इतनी बड़ी कंपनी का कॉल ऐसे ही आया था मुझे, वो भी बिना ऑडिशन के डायरेक्ट सिलेक्शन। बट यू नो वॉट, आपकी वजह से मैंने अपना करियर तो खो दिया है, लेकिन उससे भी प्यारी चीज़ खो दी। अब तो खुश होना आप, मेरी लाइफ स्पॉइल करके। इशिका उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, नो बेटा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अभी उन लोगों से बात करती हूँ, ऐसे कैसे मेरे बेटे को निकाल दिया। इनफ मिसेस ठाकुर, और ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर युवी उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इशिका सोचती है, इस तरह अचानक युवी को प्रोजेक्ट से बाहर करना, आखिर क्यों? मुझे पता करना होगा। युवी मेरा बेटा है, इशिका सिंह ठाकुर का। वो जो चाहेगा उसकी मॉम उसके कदमों में सब लाकर रखेगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। आशी धीमे कदमों से कॉलेज के गेट पर पहुंचती है। हल्का नीला कुर्ता, बाल खुले, आंखों में झिझक। वो जैसे ही कैंपस में घुसती है, कुछ लड़कियों की फुसफुसाहट कानों तक आती है। लड़की एक धीमे से बोली, ये वो ही है ना जिसकी शादी अभी कुछ हफ्ते पहले हुई? और लड़की दो फुसफुसाते हुए, हाँ वो ही, सुना है प्रेग्नेंट भी थी शादी से पहले। आशी का चेहरा तमतमा जाता है, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। सर झुकाकर आगे बढ़ती है, क्लासरूम के बाहर खड़ी होती है, सांस गहरी भरती है, अंदर जाती है। प्रोफेसर पहले से मौजूद है, एक सीनियर महिला प्रोफेसर, डॉक्टर कविता शर्मा। डॉक्टर शर्मा बोली, आशी? आशी चौंक कर सर हिलाती है। डॉक्टर शर्मा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। अच्छा किया जो लौट आई हो, ये रास्ता तुम्हें खुद पर भरोसा सिखाएगा। आशी की आंखें भर आती हैं। पहली बार कोई जज नहीं कर रहा, बल्कि समझ रहा है। वो चुपचाप सीट पर बैठती है। पहली बार उसे लगता है शायद वो फिर से शुरू कर सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। आशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, जिससे बाकी चीज़ों से उसका ध्यान हटने लगा। लेकिन अब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसे अपना अतीत याद आ जाता। अभी ही वो कॉलेज से लौटी थी। दरवाज़ा खुलते ही कियारा उछलते हुए दौड़ती है। कियारा उत्साहित होकर बोली, चाची आ गईं, चाची आ गईं।
आशी ने थके हुए चेहरे के बावजूद मुस्कुराकर अपने हाथ फैलाए। आपको कितनी मिस किया मैंने। कियारा उसकी गोद में चढ़ जाती है और कहती है, आप रोज इतनी देर से क्यों आते हो, मैं तो बोर हो जाती हूं ना। आशी हंसकर बोली, पढ़ाई भी जरूरी है ना, वरना आपके चाचू की डांट पड़ेगी। कियारा उसका चेहरा पकड़कर मासूमियत से बोली, चाचू ने आपको डांटा तो मैं उनकी पिट्टी कर दूंगी। आशी उसकी बात पर हंसने लगती है। कुछ देर बाद आशी उसके साथ जमीन पर बैठकर रंग भरने लगती है। कियारा पेपर पर टेढ़े मेढ़े फूल बनाती है और आशी प्यार से उसे सिखाती है। आशी की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून है। कियारा उसके पेट पर हाथ रखती है और फुसफुसाकर बोलती है, यहाँ बेबी है ना, मैं उसे भी रंग सिखाऊंगी। आशी चौंककर उसे देखती है, फिर हंस पड़ती है। आपको किसने बताया? मम्मा ने। उन्होंने कहा कि जब आपके टमी से छोटू बेबी बाहर आ जाएगा तो मैं उसे भी कलर करने सिखाऊंगी। आशी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। रात के समय कमरे की बत्ती बंद थी। आशी बालकनी से अंदर आई ही थी कि अचानक उसकी नजरें धुंधली होने लगती हैं। उसने पास के टेबल को पकड़ने की कोशिश की, पर पैर लड़खड़ाए। आशी धीरे से अपना सर पकड़े हुए, मेरा सर। वो बेड के पास गिरती ही तभी पीछे से एक मजबूत हाथ उसे थाम लेता है। अनिरुद्ध घबराए स्वर में बोला, आशी। वो उसे धीरे से बेड पर लेटाता है, पानी लाता है, उसके माथे पर हाथ रखता है। अनिरुद्ध गंभीर, लेकिन आवाज में फिक्र छिपी नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? दिन भर कॉलेज, फिर घर में कियारा के पीछे दौड़ते रहना, खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? आशी उसकी आंखों में देखती है। आंखें थोड़ी नम हैं। आशी धीरे से बोली, मैं बस थोड़ा थक गई थी। अनिरुद्ध धीरे पर सख्त लहजे में बोला, थक गई थी? आशी, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है, उसे भी तुम्हारी जरूरत है, और मुझे भी। आशी उसकी ओर देखने लगती है। अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहता है, फिर नजरें झुकाते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। चलो अब सो जाओ। फिर वो उठकर कंबल ठीक करता है और बेड के पास बैठ जाता है। कल से कॉलेज मैं ड्रॉप करूंगा तुम्हें, वो उसके पास बैठते हुए बोला। तभी आशी बोली, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान? मैंने बोला ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। डोंट आर्ग्यू, नाउ क्लोज योर आइज एंड स्लीप। अनिरुद्ध हल्के प्यार से डांटते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आशी आगे कुछ नहीं कहती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोपहर 2 बजे इशिका अपने पर्सनल स्टडी रूम में थी। दीवारों पर गोल्डन वॉलपेपर, ग्लास विंडो से बाहर का गार्डन दिखता है। कमरा शांत है, लेकिन इशिका की आंखों में तूफान। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी है, सामने लैपटॉप खुला है, हाथ में मोबाइल। इशिका धीरे से खुद से बोली, अनिरुद्ध रायचंद। नाम तो बहुत सिंपल है, लेकिन काम में बहुत बड़ा दखल कर गया है मेरी फैमिली में। वो इंटरकॉम उठाती है। इशिका बोली, राधिका, मिस जोशी को मेरी स्टडी रूम में भेजो, अभी। कुछ ही मिनटों में एक प्रोफेशनल सी दिखने वाली 35 वर्षीय महिला अंदर आती है, फाइल्स लेकर। मिस जोशी धीमे स्वर में बोली, गुड आफ्टरनून मैम। इशिका सपाट स्वर में बोली, मैंने एक नाम भेजा था, अनिरुद्ध रायचंद, क्या निकाला? मिस जोशी फाइल टेबल पर रखती है। वो बोली, यस मैम, ही इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड विनर, CEO ऑफ रायचंद ग्रुप, SK ग्रुप के साथ पार्टनरशिप, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब म्यूजिक प्रोडक्शन तक फैला है इनका एम्पायर। और SK म्यूजिक विंग से युवराज को निकालने का ऑर्डर इन्हीं के साइन से पास हुआ था। इशिका आंखें सिकोड़ते हुए बोली, इंटरेस्टिंग। और पर्सनल बैकग्राउंड? मैम, इनकी फैमिली में मॉम डैड, भाई भाभी और एक भतीजी है। हाल ही में इनकी शादी आशी नाम की लड़की से हुई है। आशी शेखावत के डैड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बट कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया है कि आशी शेखावत शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, बट वो बच्चा अनिरुद्ध रायचंद का नहीं है, मिस जोशी बोली। तभी इशिका उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या नाम बताया तुमने? आशी शेखावत, राइट? यस मैम। इसके डैड का क्या नाम बताया तुमने? इशिका बोली। मिस जोशी धीरे से बोली, अनिरुद्ध रायचंद की पत्नी आशी रायचंद, उसका पूरा नाम है आशी शेखावत, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। उनके मॉम डैड का नाम है मिस्टर यश शेखावत और मिसेस सांची शेखावत। कमरे में सन्नाटा। इशिका धीरे से फुसफुसाती है, इम्पॉसिबल। वो तेजी से फाइल की ओर झुकती है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करती है। इशिका आशी की बर्थ सर्टिफिकेट देखती है, पिता यश शेखावत, माता सांची शेखावत। गहरी सांस लेती है। इशिका धीरे से बोली, इतने साल बाद फिर से वही नाम, वही चेहरा, और अब मेरी राह में तुम्हारी बेटी।
वो धीरे से अपनी आंखें बंद करती है, जैसे कुछ दर्द दबा हो बहुत अंदर। पहले यश ने मेरा भरोसा तोड़ा था और अब उसका दामाद। अब मुझे पता लगाना है कि इस अनिरुद्ध रायचंद का यूवी से क्या पर्सनल लेना देना था। कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। लगता है अब वक्त आ गया है फिर से उस जगह लौटने का, जहाँ के रास्ते मैंने सालों पहले छोड़ दिए थे। आ रही हूं मैं वापस, अपने बेटे के लिए, इशिका बोली। अनिरुद्ध कार के पास पहले से खड़ा है, नीले शर्ट में, वॉच चेक करता हुआ। आशी सीढ़ियों से उतरती है, हल्की क्रीम सूट में, बाल खुले, आंखों में हल्की थकान, पर चेहरा शांत। अनिरुद्ध बिना देखे आवाज में हल्की खिंचाई में बोला, 8 बजे कहा था, अब 8:05 हो चुके हैं। यही टाइम मैनेजमेंट लेकर कॉलेज जा रही हो? आशी नाक से कोड़ते हुए बोली, तो छोड़ देती हूँ, आप कौन सा टाइम पे चलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट? अनिरुद्ध साफ टोन में बोला, बैठो गाड़ी में, बहस की जरूरत नहीं। आशी बड़बड़ाती हुई फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। आशी धीरे से बोली, इतना रूट कोई क्यों होता है सुबह सुबह? अनिरुद्ध सुन लेता है, बगल से झांकते हुए बोला, क्या कहा? आशी मुंह बनाकर, कुछ नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। गाड़ी चल रही थी, फिर अचानक आशी का दुपट्टा खिड़की से बाहर निकल जाता है। अनिरुद्ध, रुको। वो गाड़ी साइड में लगाता है, वो बाहर निकलता है, दुपट्टा खींचकर ठीक करता है। अनिरुद्ध गंभीर लहजे में बोला, ध्यान नहीं रख सकती अपना? आशी धीरे से बोली, सॉरी। कार रुकती है, बाहर कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे। आशी कार से उतरती है, तभी अनिरुद्ध उसकी ओर चॉकलेट बढ़ाते हुए बोला, टिफिन में रख लेना, आजकल तुम भूख से चिड़चिड़ी हो जाती हो। आशी चौंक कर बोली, आपको कैसे पता? अनिरुद्ध हल्की हंसी के साथ बोला, रात को गुस्से में तकिया मारने से। दोनों एक पल को हंस पड़ते हैं। आशी धीरे से बोली, थैंक यू मिस्टर रायचंद। अनिरुद्ध धीरे से बोला, अब जाओ, स्टैंड स्ट्रांग, और किसी ने कुछ कहा तो बता देना, मैं हूं ना। आशी गहरी सांस लेकर उतरती है। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता है और फिर उसकी सीट पर पड़ी आशी की छोटी सी बाल पिन को गौर से देखता है। कॉलेज के लॉन में कुछ लड़कियां एक कोने में खड़ी कानाफूसी कर रही थीं। कुछ लड़के हंसते हुए आशी की ओर इशारे कर रहे थे। आशी बैग लिए तेजी से क्लास की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी 2-3 लड़कियां रास्ता रोक लेती हैं। वाह, हमारी हीरोइन कॉलेज आ गई, अब अगला स्कैंडल कब प्लान कर रही हो? तुम्हारे जैसी लड़कियां ही तो पूरे कॉलेज का नाम खराब करती हैं। आशी रुकती है, उसकी आंखें कुछ पल को झुकती हैं, लेकिन फिर वो सीधा उनकी आंखों में देखती है। आवाज धीमी मगर मजबूत थी, बस करो, बहुत सुन लिया मैंने। भीड़ ठहर जाती है, चारों ओर सन्नाटा। आशी कदम आगे बढ़ाकर बोली, जिसे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, उसे बोलने का हक नहीं है, और अगर जानकर भी किसी को सिर्फ मजा आता है तो अफसोस है उस सोच पर। उसका स्वर अब तेज होता है, कपकपाता नहीं। मैंने एक गलती की थी किसी पर भरोसा करके, लेकिन उस गलती की सज़ा मुझे हर रोज़ दी जा रही है, और वो भी उन लोगों से जिनका उससे कोई वास्ता नहीं। पर अब और नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मैं माँ बनने वाली हूँ, हाँ, गर्व से कह रही हूँ। और अगर तुम सबको लगता है कि इससे मेरी पहचान घट जाती है, तो मुझे खुशी है कि मैं तुम जैसी पहचान नहीं रखती। वो क्लास की ओर बढ़ती है, फिर रुकती है और पीछे मुड़ती है। आशी साफ शब्दों में बोला, अब अगर किसी ने मेरा रास्ता रोका, मेरी तरफ उंगली उठाई या पीठ पीछे बात की, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। जिस लड़की को तुमने कमजोर समझा था, वो अब हर ताने को हथियार बनाएगी। वो तेजी से चल देती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास थी। कुछ छात्र स्तब्ध थे, कुछ लड़कियां शर्मसार सी नजरें चुरा रही थी। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।